मैं राम प्रवेश सिंह कुशवाहा आज आप लोगों के सामने रसायन विज्ञान का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक शुरुआत करने से पहले हमारी पुरानी वीडियो आप लोग शायद देखे होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नया से नया जो भी वीडियो अपलोड हो आपको तत्काल नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाए, जिससे वीडियो देखने में आसानी हो। तो चलते हैं हम लोग अब शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। आज हम लोग रसायन विज्ञान फर्स्ट के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है अवस्था, ठोस अवस्था। आज हम लोग ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था के अंतर्गत आता है सॉलिड। ठोस अवस्था के अंतर्गत सबसे पहले अवस्था क्या होता है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अवस्था, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टेट कहते हैं। स्टेट मीन्स यानी कोई भी पदार्थ कितनी अवस्थाओं में रहता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो रसायन विज्ञान में हम लोग देखे हैं कि इसकी अवस्था 3 पार्ट में बांटी गई है। ठोस, द्रव, गैस। कहीं ना कहीं हम लोग पूर्व कक्षाओं में गैस के बारे में भी पढ़े हैं, गैस अवस्था। द्रव अवस्था के बारे में भी फिजिक्स या केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं। कहीं कहीं लेसन फिजिक्स में भी है, कहीं कहीं केमिस्ट्री में भी है। और आज हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था क्या होता है, ठोस अवस्था में एक दूसरे से अणु मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़े रहते हैं, उनकी कार्य पद्धति क्या होती है, कौन कौन से पदार्थों में कैसे जुड़े रहते हैं, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं ठोस अवस्था पे कि ठोस अवस्था क्या है। ठोस अवस्था ठोस अवस्था के बारे में जैसा कि सब लोगों को ज्ञात होगा, क्या है कठोर, रिगिड। इस अवस्था में जब कोई पदार्थ होता है उसे हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। इसके अंतर्गत इसकी उपयोगी गुण होते हैं कि यह ठोस अवस्था निश्चित आकार का होता है, निश्चित आयतन का होता है, इसका माप होता है, भार भी होता है। तो इस तरीके की जो अवस्थाओं में के अंतर्गत पदार्थ होता है उस पदार्थ को हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। तो ठोस अवस्था में कितने भागों में इस ठोस अवस्था को बांटा गया है। सबसे पहले तो ठोस अवस्था के आकार, आयतन, आकृतियां ये सब निश्चित होती हैं, जिनसे कि पदार्थों का निर्माण होता है। अब हम लोग ठोस अवस्था का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ठोस अवस्था का क्लासिफिकेशन क्या है। तो ठोस अवस्था मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलीय ठोस अवस्था के बारे में देखें। क्रिस्टलीय ठोस अवस्था और अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था। अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस, इसका क्लासिफिकेशन जानने से पहले एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस साल जो 2020 में रसायन विज्ञान से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ था, जिसमें दिया था कि क्रिस्टलीय ठोस लघु परासी है या दीर्घ परासी है। तो यहाँ पे 2 बातें हम लोग स्पष्ट जान लें। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो दीर्घ परासी होता है और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो लघु परासी होता है। 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से दिया हुआ था कि क्रिस्टलीय ठोस कैसा परासी होता है। तो ये क्रिस्टलीय जो ठोस होता है दीर्घ परासी होता है और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है लघु परासी होता है। क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत यदि हम लोग अध्ययन करें तो इसके अंतर्गत जो आता है, इसमें क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत यदि अध्ययन किया जाए तो इसके अंतर्गत जो आता है, चलो कटा दी वीडियो अपना। कहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस वीडियो बफर का बंद कर दो। क्रिस्टलीय ठोस की यदि हम लोग परिभाषा देखें, जो दीर्घ परासी होता है, इसका आकार निश्चित, इसके अणु एक स्थान पर निश्चित और नियमित होते हैं, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। अगर क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो इनका आकार और आयतन निश्चित
नहीं होता है। अब इसके अंतर्गत अगर एग्जाम्पल देखें, इसमें जैसे कापर है, आयरन है, ये सब जितने भी मेटल होते हैं, जैसे धात्विक अधात्विक, सब क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। अब क्रिस्टलीय ठोस में भी हम लोग बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल आता है, जिसमें रबड़ है, कांच है, जितने भी प्लास्टिक की वस्तुएं जो बनती हैं, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात देखिए कि ठोस अवस्था दो भागों में बांटा गया, क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस दीर्घपरासी होता है, अक्रिस्टलीय ठोस लघुपरासी होता है। क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत कापर, आयरन, ये सब पदार्थ आते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत रबड़, कांच, प्लास्टिक, ये सब पदार्थ आते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया है, जिसके अंतर्गत आपका आता है सबसे पहला आयनिक ठोस। पहला आयनिक ठोस आता है। दूसरा इसके अंतर्गत सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। और तीसरा इसके अंतर्गत आता है आणविक ठोस। और चौथा जो आता है आपका धात्विक ठोस। अब आणविक ठोस को भी हम लोग देखें तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें आणविक ठोस में एक ध्रुवी होता है, ये अध्रुवी होता है, और तीसरा इसके अंतर्गत आणविक ठोस के अंतर्गत आता है जो आपका ध्रुवी ठोस, अध्रुवी ठोस, और तीसरा हाइड्रोजन आवरण। तो हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के अलग अलग पार्ट्सों का अध्ययन करते हैं, जिसमें से सबसे पहले आयनिक ठोस। इसके अंतर्गत क्या क्या बनता है। क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत सबसे पहला हम लोग बात करते हैं आयनिक ठोस की। आयनिक ठोस धनायन और ऋणायन दोनों, धनायन और ऋणायन से मिलकर के बना पदार्थ होता है, जो एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो आयनिक ठोस होता है, इनका गलनांक भी बहुत ही उच्च होता है, ये बहुत ही कठोर होते हैं। जिनके अंतर्गत एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे आता है आपका NaCl आयनिक ठोस होता है, जिनकी संरचना जो होती है प्रबल धन और प्रबल ऋण आयनों से एक दूसरे से जुड़ करके बने होते हैं, जो विपरीत आवेशित आयनों से बंधे होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं आयनिक ठोस की, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, प्लस माइनस 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 प्लस। एक धनायन अपने चारों तरफ 4 ऋणायन से जुड़ा हुआ रहता है, जबकि एक ऋणायन भी अपने चारों तरफ से 4 धनायनों से जुड़ा हुआ रहता है। ये आयनिक ठोस कहलाता है। अब इसके अंतर्गत आगे हम लोग बात करते हैं तो आयनिक ठोस के बाद आता है आपका सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इसके जो अणु होते हैं एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसके जो अणु होते हैं सहसंयोजक बंध द्वारा, सहसंयोजक आबंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके जो अणु होते हैं त्रिविम अवस्था में होते हैं, त्रिविम अवस्था में होते हैं।
यदि इसके अंतर्गत एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है। ये ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब सहसंयोजक ठोस के पार्ट्स हैं। और यदि हम लोग अब आगे बात करते हैं कि सहसंयोजक के ठोस के अंतर्गत और क्या आता है, तो इसके अंतर्गत ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं, इसके बाद हम लोग आणविक ठोस पे आते हैं। आणविक ठोस, आणविक ठोस की बात करते हैं तो ये एक दूसरे से अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो इस प्रकार के ठोस या पदार्थ का निर्माण करते हैं जो सॉलिड अवस्था में होता है। जैसे एसेट सल्फर होता है, P4 फास्फोरस होता है। इसके आणविक ठोस के एग्जाम्पल होते हैं। आणविक ठोसों को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक ध्रुवीय होता है, एक अध्रुवीय होता है और एक सहसंयोजक हाइड्रोजन बंध होता है। इसके अंतर्गत यदि ध्रुवीय बंध की बात करते हैं कि ध्रुवीय बंध क्या होता है, तो पदार्थों का वे मिलना जिनमें ध्रुव का निर्माण होता है। जैसे ध्रुवीय बंध की बात करते हैं तो जैसे HCl हो गया, HCl ध्रुवीय बंध है। आणविक ठोस होने के साथ साथ ये ध्रुवीय बंध है। और ध्रुवीय बंध की बात करते हैं तो जैसे H2 है, H2 आणविक ठोस भी है और अध्रुवीय भी है, क्योंकि इसमें कोई भी ध्रुव नहीं होता है। इसके अंतर्गत अगर इसकी हम लोग संरचना की बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, इसमें कोई भी बंध नहीं होता है। और HCl की बात करते हैं तो इनकी संरचना में आपका प्लस और माइनस, इस तरीके से ये ध्रुवीय बंध का निर्माण करता है। और यदि हाइड्रोजन बंध की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बंध में जैसे कि H2O है, NH3 है, ये आपका आणविक ठोस के साथ साथ ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। अब यदि हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आने वाला चौथा पार्ट, तो ये होता है आपका धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में सभी प्रकार के जो धातु होते हैं, धातुओं से जो निर्माण हुआ रहता है, जैसे आपका गोल्ड है, कोई भी तत्व है, ये सब धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं। जिनमें आपका कापर एग्जाम्पल हो गया, आपका आयरन हो गया, ये सब जितने भी एग्जाम्पल है ये सब आपके धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हम लोग देखे आज कि ठोस क्या होते हैं, ठोस किस स्टेट का पार्ट्स होता है, ठोस स्टेट्स के पास के बाद क्रिस्टलीय ठोस का क्लासिफिकेशन हम लोग देखे हैं। अब हम लोग आते हैं एकक कोष्ठिका, जो ठोस से, जैसे ये मार्कर है, मार्कर का निर्माण हुआ है तो ये अणुओं के जुड़ने से पदार्थ बना हुआ है। तो ये पदार्थ आखिर में जुड़ करके बना है, तो इनका जुड़ाव किस प्रकार से है, कैसे इनकी एकक कोष्ठिकाएं बनती हैं, इन पे हम लोग आगे अब चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एकक कोष्ठिका क्या होती है इस पे। एकक कोष्ठिका की यदि हम लोग बात करते हैं कि एकक कोष्ठिका क्या है, तो कोई भी पदार्थ का जिस तरह से निर्माण हुआ रहता है, कोई भी पदार्थ होता है उसके निर्माण में वह एक सूक्ष्मतम इकाई जो एक ही तरीके के उसी की जैसे विभिन्न इकाइयों के मिलने से वो पदार्थ बना हुआ रहता है, उस सूक्ष्मतम इकाई को ही हम लोग एकक कोष्ठिका या इसको हम लोग एकक सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। एकक सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे यदि हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से यदि समझें, जैसे इस तरीके से क्यूब के रूप में बहुत सारे पदार्थ, क्यूब के रूप में कोई पदार्थ है, यदि इस पदार्थ की बात करते हैं तो इसमें जो एकक कोष्ठिका है, ये जो एक छोटा सा पार्ट्स है, ये एक जो छोटा सा पार्ट्स है जो क्यूब के रूप में है, इस पूरे पदार्थ का ये एकक सेल कहलाएगा, एकक सेल कहलाएगा, क्योंकि अपने जैसे तमाम क्यूब के मिलने से यह एक पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो वह सूक्ष्मतम पार्ट्स को हम लोग एकक सेल
या एकक कोशिका हम लोग कहते हैं। अब हम लोग एकक सेल या एकक कोशिकाओं के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे कि एकक कोशिका किस तरीके का होता है, कितने प्रकार में उसको मुख्यतः बांटा गया है, इस पे हम लोग अध्ययन करेंगे। एकक कोशिका या एकक सेल, अब एकक कोशिका को मुख्यतः तो दो भागों में बांटा गया है। एक जो मूलभूत संरचना होता है जिसको हम लोग सरल संरचना के नाम से जानते हैं, और एक होता है केंद्रित संरचना, जिसमें से केंद्रित संरचना जिसमें एकक कोशिका को दो भागों में बांटा गया, एक सरल, दूसरा केंद्रित। केंद्रित को भी दो भागों में बांटा गया है, केंद्रित को भी दो भागों में बांटा गया है, एक काय और एक दूसरा जो होता है फलक होता है। इस तरीके से हम लोग मुख्यतः जो संरचनाएं होंगी, मुख्य रूप से हम लोग तीन संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। सरल घन एकक सेल, काय केंद्रित घन एकक सेल, सरल घन एकक कोशिका या एकक सेल, दूसरा काय केंद्रित घन एकक सेल, घन एकक सेल, तीसरा फलक केंद्रित घन एकक सेल। अब यदि हम लोग इसके इंग्लिश नामों की बात करते हैं, इसको सिंपल क्यूब एकक कोशिका हम लोग जानते हैं, काय को हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूब के नाम से जानते हैं, और फलक को हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूब के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से इसका जो इंग्लिश नाम है सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, ये जो होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब यदि हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जो सरल घन एकक सेल होता है, इसकी जो संरचना होती है ये क्यूब के रूप में, क्योंकि घन तो सब में है तो क्यूब तो सबकी संरचना होगी, ये तो सिंपल सी बात है। अब इसकी जो संरचना होती है इसको सरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो परमाणु होते हैं सिर्फ घन के कोने पर स्थित होता है। इसमें जो परमाणु होता है घन के सिर्फ कोने पर स्थित होता है, जबकि काय केंद्रित यदि बात करते हैं, जिसको हम लोग केंद्रित एकक सेल के अंतर्गत दोनों पार्ट्स को हम लोग देखे थे, इसमें जो परमाणु होता है इसके इंटरनल पार्ट्स में भी रहता है, कोने के साथ साथ इंटरनल पार्ट्स में भी रहता है। इसमें जो एकक सेल होता है वो कोने पर तो रहेगा ही, साथ ही साथ घन के इंटरनल पार्ट्स यानी आंतरिक भाग में भी रहता है, जैसे इसके सेंटर में रहता है। इसकी जो संरचनाएं होती हैं इस तरीके की संरचनाएं होती हैं। घन के एक बीच में सेल होता है जिससे कि सभी कोने के परमाणु आपस में सटे हुए रहते हैं। फलक केंद्रित की बात करते हैं तो फलक केंद्रित एकक सेल में जो परमाणु होता है, फलक मीन्स फेस, फेस का मतलब होता है जो घन के फेस होते हैं, फलक होते हैं, उन पर भी परमाणु होते हैं। जैसे यहाँ के साथ साथ ये घन के कोने पर परमाणु के साथ साथ फलक पर भी परमाणु होते हैं। जैसे यहाँ पे परमाणु रहेगा, यहाँ पे परमाणु रहेगा, इस सामने वाले फेस पे परमाणु रहेगा, साइड वाले फेस पे रहेगा, फिर नीचे वाले परमाणु पर भी रहेगा, फिर बैक वाले परमाणु पर भी रहेगा। इस तरीके का जो एकक सेल होता है वो फलक केंद्रित घन एकक सेल कहलाता है। अब इनके अंतर्गत यदि हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सरल घन एकक सेल कौन सा परमाणु है जो सरल घन एकक सेल का निर्माण करता है,
तो इसके अंतर्गत जैसे आता है आपका एससीसी में आपका ठोस ऑक्सीजन होता है, पोलेनियम होता है, ठोस ऑक्सीजन, पोलेनियम, ये सरल घन एकक सेल के अंतर्गत आता है। काय केंद्रित घन एकक सेल के बारे में अगर हम लोग बात करें कि काय केंद्रित घन एकक सेल के बारे में क्या होता है, तो क्रोमियम, आयरन, इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं जिसमें से आपका क्रोमियम है, आयरन है, इस तरीके का जो पदार्थ होता है वो काय केंद्रित घन एकक सेल के अंतर्गत आता है। और फलक केंद्रित घन एकक सेल के अगर बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन सा एग्जाम्पल आता है, तो इसके अंतर्गत जैसे निकिल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये जो पदार्थ होते हैं इनके जो अणु एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, यानी जो एल्युमिनियम का कोई जैसे छड़ है उसके अणु एक दूसरे से जुड़े हुए जो रहेंगे वो फलक केंद्रित, इस तरीके से अणु जुड़े रहते हैं। सामान्य अर्थों में इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। और जैसे क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, इसके जो परमाणु है, जो छड़ है, मान लो लोहे की कोई छड़ है, इस तरीके की कोई छड़ है, उसके जो परमाणु होते हैं इस तरीके से जुड़े रहते हैं। और ठोस ऑक्सीजन के जो परमाणु होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बना करके आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो आज हम लोग एकक सेल के बारे में, एकक कोशिका का पार्ट्स के बारे में हम लोग देखें कि एकक कोशिका मुख्य रूप से 3 पार्ट्सों के रूप में हम लोग अध्ययन आपकी यूपी बोर्ड में है, जिसमें सरल एकक घन एकक सेल, काय केंद्रित घन एकक सेल और फलक केंद्रित घन एकक सेल। इसको शॉर्टकट में जैसे इसको हम लोग बीसीसी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चन बीसीसी की संरचना बनाइए, इसकी जो संरचना होती है एफसीसी के नाम से हम लोग जानते हैं। कह देता है कि फलक केंद्रित घन एकक सेल या एफसीसी की संरचना क्या होती है, या एफसीसी का एग्जाम्पल क्या होता है, चाहे बीसीसी का एग्जाम्पल क्या होता है, चाहे बीसीसी की संरचना कैसी होती है। और इसको हम लोग एसयूसी या इसको हम लोग सिंपल यूनिट सेल के नाम से, सिंपल के रूप में हम लोग इसको हम लोग जानते हैं कि एसयूसी क्या है या एससीसी क्या है, सरल घन एकक सेल का एग्जाम्पल क्या है। अब हम लोग इसके आगे अंतर्गत देखें कि किसमें किसको बनाने में कितनी परमाणु की आवश्यकता होती है। तो यदि हम लोग देखें सरल घन एकक सेल को बनाने में कितने परमाणु की आवश्यकता होती है, तो इसकी यदि सबसे पहले हम लोग इसके परमाणु की बात करते हैं, इसको बनाने में कितने परमाणु की आवश्यकता होती है, परमाणु की आवश्यकता। तो सबसे पहले यदि हम लोग इसको बनाने में, अर्थात सरल घन एकक सेल को बनाने में कितनी परमाणु की आवश्यकता होती है, इसको बनाने में हम लोग को परमाणु की जो भाग होगा कि कितना परमाणु होता है, कभी भी जो कोने का परमाणु होता है इसमें 8 परमाणु है, 8 परमाणु हैं। और जो कोने पर परमाणु होता है वह पूरे परमाणु का 1/8वां भाग इस संरचना को बनाने में लगता है। अर्थात सरल घन बनाने में एक परमाणु की आवश्यकता होगी, क्योंकि 8 परमाणु है और एक परमाणु का 1/8वां भाग यूज हो रहा है, इसलिए इसको बनाने में एक परमाणु की आवश्यकता होगी। अब यदि हम लोग काय केंद्रित की बात करते हैं कि इसको बनाने में कितने परमाणु की आवश्यकता होती है, तो काय केंद्रित की बात करते हैं कि इसको बनाने में कितने परमाणु की आवश्यकता होती है, तो इसमें टोटल परमाणुओं की अगर आप बात करते हैं तो 8 परमाणु तो कोने पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोने का परमाणु का 1/8वां भाग, और धन एक परमाणु पूर्ण रूप से इस क्यूब के अंदर है, इसलिए वो टोटल उसमें यूज होगा। और इस तरीके से टोटल 2 परमाणु इसमें लगता है, 2 परमाणु इसमें लगता है। अब यदि फलक केंद्रित घन की बात करते हैं कि इसमें परमाणुओं की कितनी आवश्यकता होती है इसको बनाने में, इसको बनाने में अगर परमाणुओं की टोटल बात करते हैं तो 8 गुणे 1/8, क्योंकि इसमें 8 परमाणु 1 2 3 4 5 6 7 8, और प्लस इसमें 6 फलक होता है, क्योंकि किसी भी क्यूब में 6 फलक होता है, और फलक का जो परमाणु होता है आधा फलक के अंतर्गत होता है और आधा बाहर होता है, अर्थात इसमें 6 फलक है और फलक का जो परमाणु होता है उसका 1/2 भाग यूज होता है। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 से घटाएंगे तो 3 बचेगा, अर्थात इसको बनाने में 4 परमाणु हम लोगों को प्राप्त होगा, अर्थात 4 परमाणु की आवश्यकता होती है। अब यदि हम लोग देखें कि सरल घन एकक सेल, काय केंद्रित घन एकक सेल और फलक केंद्रित घन एकक सेल में किसका आकार के अंतर्गत किसमें रिक्त स्थान ज्यादा है, कौन कौन से परमाणु होते हैं जो एक दूसरे से निकट जुड़े हुए रहते हैं, तो इसमें अगर हम लोग देखें एससीसी में इसकी जो क्षमता होती है 52%, यानी 52% इसमें
इसका जो 52% की बात यदि हम लोग करते हैं, इसमें 52% भरा हुआ रहता है, इसमें सिर्फ 52% भरा हुआ रहता है। 52% ये परमाणुओं द्वारा रिक्त स्थान आता है। रिक्त स्थान की बात करते हैं तो जैसे यदि किसी हम लोग बर्तन में लड्डू या कोई भी गोल पदार्थों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो उन पदार्थों के बीच में कुछ एयर स्पेस बन जाता है, वो रिक्त स्थान कहलाता है। और पूरा पदार्थ यदि हम लोग किसी टीन के डिब्बा या कोई भी डिब्बा हो, उसमें यदि पदार्थों को यदि हम लोग डालेंगे तो पूरा वो डिब्बा पदार्थों के द्वारा नहीं भरेगा, उसमें कुछ एयर स्पेस होगा, कुछ प्रमाण होगा। उस तरीके से यदि हम लोग देखेंगे तो 52% इसमें भरा हुआ रहता है, ये 68% भरा हुआ रहता है, और ये जो रहता है FCC वो 74% क्या होता है, परमाणु द्वारा भरा हुआ रहता है, यानी फुल फिल होता है। अब यदि इसकी रिक्त भाग की बात करते हैं कि इसमें कितना भाग रिक्त रहता है, तो 100% से 52 को हटा देंगे तो 48% ये रिक्त रहता है इसमें, यानी इस परमाणु में 48% एयर स्पेस होगा। इस परमाणुओं की बात करते हैं तो 68% भरा हुआ रहता है, तो इसमें 32% यानी कि 32% रिक्त स्थान होगा। और इसमें यदि हम लोग बात करते हैं तो 26% रिक्त स्थान होता है। अर्थात यदि हम लोग देखें तो जो फलक केंद्रित घनिकक्षीय जो पदार्थ होते हैं उसमें रिक्त स्थान कम होता है और परमाणु द्वारा घिरा हुआ स्थान ज्यादा होता है, यानी कि सबसे अपेक्षा ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड होगा। इस तरीके से हम लोग आज ठोस के बारे में अध्ययन किए। अब इसकी त्रिज्याओं की, इनकी त्रिज्याएं कितनी होती है, किसमें किस परमाणु की कितनी त्रिज्या होती है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा करके सुझाव या प्रॉब्लम